ठीक है, यानी लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखे थे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मैटर क्या होता है। हमने पढ़े थे हर वो चीज जिसके पास मास हो, जो कुछ जगह को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। और हम लोग पढ़े थे कि जब बात मैटर की होती है तो मैटर को हम लोग को मेजर करना होता है। इस चैप्टर में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले थे। हमने पढ़े थे कि 18th और 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखा और उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे, जिसको लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में बोलते थे। उसमें दो लॉ हम लोगों ने पढ़े थे। पहला लॉ पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम लोग देखे थे कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट आप लेते हैं उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। मैंने बताया था रिएक्टेंट वो चीज होती है जो एरो के लेफ्ट साइड में होती है और प्रोडक्ट वो चीज होती है जो एरो के राइट साइड में होती है। मतलब जो चीज आपस में रिएक्ट करेगी उसको रिएक्टेंट बोलेंगे और जो चीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। भैया कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट। तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट आप लेंगे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, फॉर्म होगा। ऑलवेज रिमेंबर। और दूसरा पढ़े थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहां पर हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है बाय वेट वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। याद है पानी का एग्जांपल दिया था, आप अलग अलग जगह से पानी लेकर आओ, बट जब आप वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:8 का। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। याद आ रहा है, पानी वाला H2O वाला एग्जांपल लिखे थे। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन आप करोगे हमेशा इसी तरीके से कंपाउंड जो है ना वो हमेशा क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मतलब उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ये दो लॉ हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में। इसके बाद से अब स्टार्ट करते हैं। तो जब बात करते हैं एटम के साइज की, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक साइज। तो एटम वो चीज है जो दिखती भी नहीं है ना। एटम का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आपने लोअर क्लास में पढ़े थे, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। सबसे छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता या जिसको खुली आंख से देखा नहीं जा सकता, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एटम। ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़े थे, वो बाद में चल के हम लोगों को पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। बहरहाल एटम तो दिखता भी नहीं है, तो उसके साइज को आप मेजर कैसे करें, सही बात है। अच्छा, हम लोग जनरली अज्यूम करते हैं कि एटम स्फेरिकल शेप में, कैसा है, स्फेरिकल है ना, सर्कल में बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग एटम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं रेडियस का। किसका यूज करते हैं चलो, सर सर्कल बनाना है तो आपको क्या चाहिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल का रेडियस। वैसे ही एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम लोग एटम के रेडियस को मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या होता है चलो, now what is atomic radius? For example कि ये न्यूक्लियस है और ये कोई एलिमेंट है जिसके पास दो शेल है। शेल पता है ना आपको, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उसके न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसी को बोलते हैं ना रेडियस, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है उसी को आप रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग क्या बोलते, क्योंकि ये एटम का इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोल रहे बच्चे, बट एक बात समझो कि ये जो एटॉमिक रेडियस है ये बहुत छोटा है। आप इसको मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में मेजर नहीं कर सकते। हाँ है ना, बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, क्या नहीं है ना। तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटम बहुत छोटी चीज है, तो आप स्केल लेके तो नहीं मेजर कर सकते सर 2 mm का नहीं, आप स्केल लेकर मेजर नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन अराइज कि मेजर कैसे करें। तो भैया हम लोग ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए बच्चों। क्या बनाए, याद है उस दिन हम लोग माइक्रोस्कोप में अनियन का सेल देखे थे, जूम करता है ना, ऐसे ही हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो एटम को इतना जूम कर सकता है कि आप उसके इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं।
इसको देख सकते हो। तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को जूम करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, और क्या मेजर करते हैं? एटॉमिक रेडियस। क्या मेजर करते हैं बच्चे लोग? एटॉमिक रेडियस। बट एटम का रेडियस मीटर में मेजर नहीं हो सकता, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मेजर, जाहिर सी बात है बहुत छोटी यूनिट है, तो उसके लिए कोई छोटी यूनिट बताना पड़ेगा। तो हम लोग एटम के रेडियस को नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? ये एनएम का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर्स। एनएम का मतलब क्या है? अब आप बोलेंगे सर ये नैनोमीटर मतलब क्या? तो एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। क्लास में डिस्कस की थी 10⁻�9 मीटर, 10⁻⁹। अब ये बात समझो, 10⁻⁹ का मतलब मैंने बताया था 0.000, 8 बार 0 और फिर 1। अरे याद है कि 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1। इतना छोटा रेडियस होगा किसका? एटम का। ये किसका रेडियस होगा? चलो एटम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैंने क्या सर ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये तो बात हो गई नैनोमीटर, एटम के रेडियस की, एटम के साइज की। देखो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है बच्चों, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइन में हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस के अंदर जो भी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चे लोग कि जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। अब आप लोग सर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1600 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। कितने? आप समझ रहे? मैं बोला हाथी है, उसके ऊपर मैंने चींटी रख दिया वजन करो। हाथी के वजन पे चींटी से कोई फर्क पड़ना है? सेम यहाँ पर भी एटम के मास को मेजर कर रहे हैं। एटम का मास है किसकी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां नहीं भी है या है भी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऑलवेज रिमेंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एटम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास की। किसकी बात करते हैं बच्चे लोग? आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था एटम के मास को मेजर करने के लिए जो चीज दिखती ही नहीं है उसको मेजर कैसे किया जाए? सवाल है ना, वो तो दिख भी नहीं रहा है तो आप उसको मेजर कैसे करेंगे? तो हम लोग पढ़े थे कि भैया हम लोग ने क्या किए थे? रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज किए थे। किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें क्या था रिलेटिव एटॉमिक मास में? रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग ने पढ़े थे कि हम लोग ने हाइड्रोजन को बेस बनाया क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, तो हम लोग बोले कि इसको मान लेते ए। गैस वाला एग्जांपल दिया था, तो सबसे छोटा जो कौन था? हाइड्रोजन। तो हम लोग बोले कि ये एक है। बाकी सबको किससे मेजर कर रहे थे? हाइड्रोजन के रहते। जैसे कार्बन, तो हम लोग बोलते थे कार्बन 12 हाइड्रोजन के मास के बराबर है, नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन के मास के बराबर है, इस तरीके से। बट इसमें दिक्कत आने लगी, कुछ मास जो थे वो किस में आने लगे? पॉइंट में। हम लोगों ने फिर चेंज किए, बहुत सारे बेस बदले। क्लास में चल किसको बेस बनाया गया? कार्बन को। उसमें भी दिक्कत थी, उसमें भी कुछ मास किस में आ रहे थे? पॉइंट में आ रहे थे। तो हम लोग बोले कि भैया ये सब सिस्टम क्या है? गलत है। हम लोग पढ़े थे कि आगे चल के हम लोगों ने सच में एक ऐसी मशीन बनाई जो एटम के मास को भी क्या कर सकती थी? मेजर कर सकती थी। बट एटम के मास को हम लोग मेजर किस में करेंगे? केजी में तो मेजर नहीं कर सकते, ग्राम में भी मेजर नहीं, जो दिखता ही नहीं उसको वजन कैसे करेंगे भैया? तो हम लोग पढ़े थे उसको हम मेजर करते हैं डेल्टा यूनिट्स में। किसमें मेजर करते हैं? यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो मैंने आपको बताया था 1 यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.660593 एक बड़ा सा नंबर है, मैं खाली पहले दो नंबर लिख रहा हूं, इनटू 10⁻⁻27 kg। याद आया? ये बताया था लास्ट लेक्चर में। यहां तक कि कोई दिक्कत है बच्चों? हम लोग ने देखे कि एटम का साइज और एटम का मास किस तरीके से मेजर किया गया। मेजरमेंट की बात चल रही ना, चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो एटम का साइज कैसे मेजर हुआ, एटम का रेडियस कैसे मेजर हुआ, एटम का मास कैसे मेजर हुआ, ये हम लोग बात करते हैं एटॉमिक सिंबल्स। जरा ध्यान से देखिएगा।
व्हाट इज एटॉमिक सिंबल्स? देखो एलिमेंट डिस्कवर जब हो रहे थे तो हर कोई बार बार, जैसे हम लोग भी बहुत सारी चीजों को शॉर्टकट फॉर्म बना लेते ना, जैसे बिटवीन आपको बार बार लिखना रहता है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, तो बिटवीन के लिए ऐसा सिंबल बनाए, ये बिटवीन है। इंग्लिश में जब हम लोग लिखते हैं बहुत बार रिपीट होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कंसंट्रेशन, जहां पे भी शन TION आता तो सब ऊपर पावर में TN लिख देते, है ना, शॉर्टकट बनाते। ऐसे साइंटिस्ट लोग ने भी किया, क्या किए, एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल बना। सिंबल समझते हैं, नोटेशन, कि भैया ये सिंबल बना, मतलब आपको समझ जाएगा। जैसे भी वहां पे मुंडी बनी है और 2 क्रॉस हड्डी बनी, तो आप समझ जाएंगे डेंजर है ना। तो इसी लोगों ने सिंबल बना दिए कुछ एलिमेंट के। तो डेल्टन का नाम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा हो हिस्ट्री ऑफ एटम के नाम से, जिसमें मैंने पूरे एटम की हिस्ट्री डिस्कस किया, स्टार्ट टू एंड, कैसे 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 वो डिस्कवर्ड हुआ। तो सबसे पहला जो मॉडल किसी ने हम लोग को एटम के बारे में दिया था बच्चों, वो किसने दिया था? डेल्टन ने। डेल्टन ने हम लोग को बताया था कि एटम एक सॉलिड हार्ड स्फीयर, ये किसने बताया था? डेल्टन ने हम लोग को बताया था। तो डेल्टन ने कुछ एलिमेंट का सिंबल भी देखा था, कुछ एलिमेंट को डिनोट, जैसे उसने बोला कि सर्कल और इसके अंदर ये डॉट, ये किसका सिंबल उसने रखा था? हाइड्रोजन। किसका सिंबल रखा था? ऐसी सर्कल, उसके अंदर C अगर लिखा है तो ये किसका सिंबल था? कॉपर का। ये किसका सिंबल था? मगर इसमें प्रॉब्लम, एलिमेंट एक तो है क्या? एलिमेंट उसके टाइम पर पूरे डिस्कवर नहीं हुए, आगे चल के क्या होने लगे, और ज्यादा एलिमेंट आने लगे, तो कोई एक सिस्टमैटिक चीज थी बनानी पड़ी जिससे हम लोग हर एलिमेंट को सिंबल दे सके। तो आगे चल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई बच्चों, जिसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है जब भी कोई नया एलिमेंट मिलेगा उसका नामकरण करना, मतलब उसका नाम रखना, उसका सिंबल बनाना, उसकी प्रॉपर्टीज बताना, ये सारी चीज कौन करते हैं? IUPAC वाले करते हैं। तो एक इसी में पर्सन था जिसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस ने क्या किया, हम लोग को ना मेथड बताया कि आप इस तरीके से क्या करो, सिंबल्स रखो। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना बच्चों, बहुत सारे होते, तो हर एक को याद करवाने से अच्छा है वो लोग हम लोग को बताते हैं कि इस तरीके से इसको नामकरण किया जाएगा। तो उससे क्या हो जाता है, आप फिर कोई भी एलिमेंट तो आप खुद ही नाम रख सकते हो। समझा मैंने क्या बोला? अरे भैया जैसे कार्बन से बनने वाले मिलियन कंपाउंड है, तो आपको मिलियन कंपाउंड का मैं बोलूं नाम याद कर लो, ये एसिटिक एनहाइड्रेट है, ये एसिटिक एसिड है, वो H2SO, सबका याद, तो आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे सब कितने याद करूं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो रूल याद करते हैं जिससे वो नाम रखे जाते हैं। ये आसान है ना भैया, आप रूल याद कर लो, आपके सामने कोई भी केमिकल आएगा आप खुद ब खुद उसका नाम रख सकते हैं। अरे समझा कि नहीं? जैसे मैंने बोला ये टिंकू, ये बिल्लू, ये पिल्लू, ये चिल्लू, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट में यू आ रहा है, तुम लोग बता दिया नाम में लास्ट में क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। अब तुम लोग कुछ भी नाम रखो लास्ट में यू आना चाहिए, कुछ भी, मतलब उसकी टेक्निक होगी। तो वो लोग ने भी हम लोग को एक टेक्निक बताया। तो IUPAC वालों ने क्या बोले, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सिंबल रखना है तो वो जो भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उसका जो पहला अल्फाबेट है कैपिटल लेटर में, वही उसका सिंबल होगा। क्या होगा उसका सिंबल? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे स्टार्ट होता है? H से। तो उन्होंने बोले कि भैया हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा बच्चे लोग? H। तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप देखें तो हीलियम आता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है? अब आप बोलेंगे सर H तो मैं पहले ही ले चुका हूं। H किसके लिए ले चुके हम लोग? हाइड्रोजन के लिए। हीलियम भी किससे स्टार्ट हो रहा है? H से। तो बोले कि ऐसा कोई एलिमेंट आए जहां पर पहला वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप दूसरा वर्ड भी ले लो। क्या ले लो? तो हीलियम में H के बाद क्या था बच्चों? E। तो E स्मॉल में लेंगे, किस में लेंगे? ये किसका सिंबल हो गया? हीलियम का। मगर इसमें दिक्कत है, अपने पास टोटल 118 एलिमेंट है। कितने? 118। और अल्फाबेट्स कितने? 26। मतलब रिपीटेशन तो हो गई, और बहुत बार ऐसा होता है कि पहला और दूसरा भी वर्ड रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, सल्फर। क्या बोला बच्चे लोग? सल्फर। सल्फर किससे स्टार्ट हो रहा है? तो आपने सल्फर के लिए सिंबल क्या दे दिए? S। फिर आया सिलिकॉन। क्या आया?
अब सिलिकॉन किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से, बट सर एस तो सल्फर के लिए दे चुके, अब आप क्या करेंगे? सेकेंड अल्फाबेट ले लेंगे SI। फिर आ गया सिल्वर, अब देखो दिक्कत हो गई ना, SI तो नहीं, तीसरा वर्ड नहीं ले सकते आप, बोले सर SIL ले लेते हैं, नहीं। तो ऐसे केस में जहां, अब ये बहुत रेयर बात होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ केसेस में होता है, तो ऐसे केस में उसको स्पेशल नाम दे दिया गया। जैसे सिल्वर के लिए सिंबल होता है AG, गोल्ड के लिए सिंबल होता है AU, आयरन के लिए होता है FE। ये कुछ स्पेशल नाम है, अलग से इनको सिंबल दे दिया है। कहाँ सब नाम है इसका? वो आया ना, उसको पता है, अबे नाम में खाली ये तो F से आया ना, ठीक है, हाँ उसको अलग से नाम दिया गया, टेंशन मत, उसको अलग से स्पेशल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो रिपीट हो चुका है, अब उसमें तीसरा वर्ड तो ले नहीं सकते, उसका भी ओरिजिनेशन पॉइंट है, बट बहरहाल वो हम लोग बुक में डिस्कस नहीं किया, इसके लिए मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। क्लियर है बच्चे लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत? कैसे एलिमेंट का सिंबल बनाया गया ये समझ में आ गया? किसने बनाया? IUPAC। किसने बनाया? चलो इसको लिख लो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेस, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, 8 में भी पढ़े हो, 9 में भी पढ़ा रहा हो, 10th में वापस से आएगा, तो वो बेस है, इसको बहुत अच्छे से लिखना। ये लिख लो पहले, बाहर की चीजें तुम लोगों को मालूम रहती है, अभी बुक में से कुछ तुमको कुछ मालूम, पढ़ाई पे भी ध्यान दे दिया करो करो, क्या ध्यान से। अब बात करेंगे बच्चों बेस की, जिसको आप लोग ने पहले लोअर क्लास में पढ़े, देखते हैं कितना आता है तुम लोग को, ठीक है। वो आपको वापस से 10th में भी यूज होगा। 10th में मैंने आपको बताया था, इसके बेस पर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, पीरियोडिक टेबल, वहां पर हम लोग अभी ये जो बेस डिस्कस करने वाले हैं आज, वो यूज होता है, ठीक है। हालांकि हम लोग ने पढ़े, बट आप लोग भूल जाएंगे उसको, मुझे याद है एकदम डैम श्योर हूं कि आप लोग भूल गए हैं, इसीलिए एक बार रिपीट करें। अब जरा ध्यान से देखो, आप लोगों ने लोअर क्लास में 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें पढ़े, याद है? अब इसको ध्यान से समझो, ये अगर नहीं आएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी 10th में, 9th में तो होगी। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे लोग? एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये बात तो पता होगी। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और इसके अराउंड में शेल्स होते हैं, और शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10। इसीलिए मैंने बोला एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? आप उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ, क्योंकि दोनों का नंबर तो सेम ही है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया? yes. एक होता है एटॉमिक मास नंबर। क्या था चलो? एटॉमिक मास नंबर। अब ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास नंबर डिनोटेड बाय A, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही नहीं है, तो जब भी आप एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कौन आएगा पिक्चर पे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे हाँ है ना? देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते थे? बैलेंस करते थे।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, मतलब जितने प्लस है उतने माइनस है, वो स्टेबल हो गया। तो सवाल ये उठता है कि सर ये बीच में न्यूट्रॉन क्या कर रहा है वहां पे, न्यूट्रॉन का काम क्या है? आप समझ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी, ठीक है ना, बट ये न्यूट्रॉन का काम क्या है? हाँ, न्यूट्रॉन का क्या पर्पस है? आपस में बोल के बीच में आंसर पता है तो मुझे बताओ। संभाल रहे कैसे, मतलब न्यूट्रॉन्स, इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था अगर याद है। देखो होता क्या है बच्चे लोग, मान लो कि मैं 4 जानी दुश्मन को इस रूम में लाके छोड़ दूं और दरवाजा बंद करके निकल लूं, क्या होगा? लड़ाई करेंगे सर, एक दूसरे को मारेंगे, पक्का एक आध दो मर जाएंगे, जानी दुश्मन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में रेफरी लेकर आते हैं। WWE देखियो, दो रेसलर लड़ते हैं तो बीच में कौन आता है? रेफरी। ऐसी प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव है ना, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। हम लोग पढ़े थे सेम चार्ज रिपल करते हैं, क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो भैया प्रोटॉन आपस में क्या करेगा? प्रोटॉन आपस में क्या करेगा? लड़ाई करेगा, टकराएगा, एक दूसरे को धकेलेंगे, वो उसको धकेल के बाहर करेगा, ये इसको धकेल के बाहर करेगा, तो बीच में कौन आएगा? रेफरी बन के, भाई लड़ाई मत करो, न्यूक्लियस के अंदर रहने का सबर करके रखे रहो, समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रॉन का काम है कबाब में हड्डी बनना, बेसिकली रेफरी बनना। क्या बनना? अरे समझा कि नहीं भैया? आया ना? पक्का? इधर याद है। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? और सर नोटिस करो, मैंने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाया था और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाया हूं? 8। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाया? 8। आप पूछ सकते थे सर 4 भी बना सकते थे या उसमें भी 2 बना सकते थे, ऐसा क्यों? तो हर शेल की कैपेसिटी होती है, हर शेल की क्या होती है बच्चे लोग? कैपेसिटी। आप किसी भी शेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। जैसे भैया हर इंसान की खाने की कैपेसिटी, ये 2 रोटी खा सकते हैं, एक ही खा सकते हैं, मैं 3 रोटी खा सकता हूँ, हर की अपनी अपनी एबिलिटी है ना। ऐसी हर शेल की क्या होती है बच्चे लोग? कैपेसिटी होती है। हर शेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो पहले तो शेल समझ लो। न्यूक्लियस से सबसे पहला जो शेल है उसका नाम के शेल। क्या शेल है? फिर दूसरे वाले का एल शेल, फिर एम, फिर एन, इस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अरे समझा कि नहीं? अब देखो एक फॉर्मूला है बच्चे लोग, 2n²। क्या है फॉर्मूला? 2n²। अंदर ले लो ऑफिस में से, हाँ ड्रॉवर खोलेगा ना मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, फॉर्मूला क्या है? 2n²। पहले समझ में बाद में लिखना है। 2n², ये फॉर्मूला हम लोग को नील बोहर ने बताया। किसने बताया बच्चे लोग? आप लोग अगर हिस्ट्री ऑफ एटम वाला वीडियो देखें या अगर पढ़े हैं आप हिस्ट्री ऑफ एटम, तो आपको याद होगा अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने हम लोग को एटम के मॉडल दिए थे। फाइनली जिस मॉडल को हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़कर एक्सेप्ट किए थे वो किसका था मॉडल? नील बोहर का। तो नील बोहर ने हम लोग को किसने शेल में, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए फॉर्मूला दिया था। क्या था फॉर्मूला? 2n²। क्या था फॉर्मूला बच्चों? 2n²। जैसे मान लो आपको फर्स्ट शेल में पता लगाना है, कौन से शेल में पता लगाना है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? के शेल। क्या बोलते हैं? तो इस फॉर्मूले में आप n की जगह कितना रखो? 1। पहले शेल में निकालना है ना, तो आप n की जगह क्या रखेंगे? n मतलब नंबर ऑफ शेल, n मतलब तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 का स्क्वायर 2 होता है,
कौन सा मैथ्स पढ़ता है? 1 का स्क्वायर 1 ना, 2 1 जा 2 1 जा, सही बात है। ऐसे अगर आपको सेकंड शेल में पता लगा, सेकंड शेल बोले तो कौन सा शेल? एल शेल। तो आप एन की जगह कितना रखेंगे? 2। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। ऐसे अगर आपको थर्ड शेल में पता लगाना है, एन शेल, मतलब यहां पर एन की जगह कितना आएगा? 3। 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 एंड गोस ऑन। समझ गया ना? इस फॉर्मूले से आप किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता लगा सकते हो। फोर्थ शेल मतलब एन शेल, एन की जगह कितना आएगा? 4। 4 का स्क्वायर 16 16 2 जा 13। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनो, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ये इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। इससे कम होगा किसी इलेक्ट्रॉन में तो चलिए से कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, आप सेकंड शेल में कब जाएंगे? जब पहला शेल भर जाएगा तब। अरे भैया आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, नहीं। जब तक कि पहला शेल फुलफिल नहीं होता, उसको जितनी रिक्वायरमेंट उतना नहीं मिलता, तब तक कि आप आगे वाले शेल में नहीं जा सकते। सर एक शेल में कितना रह सकते हैं? यही तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये लिखे ना हम लोग यहाँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपको मैं बताऊं भैया एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रख देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रख देते हैं? दूसरे वाले में। आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 ना, तो पहले आप 2 किस पर रखो? पहले वाले शेल, बचेगा कितना? वो दूसरे में। सर शेल कितने भी बना सकते हैं? नहीं ना बेटा, वो तो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है? वो किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन। आओ ना उस पर, घबरा नहीं, क्लियर है? अरे हाँ है ना बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? अब जरा यहाँ पर एक चीज और समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तब आप लोग समझ में आएगा। मैं एक्चुअली यहाँ पर क्या बताना चाहता कि थर्ड शेल की कैपेसिटी कितने की है? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने की है? बट अगर 18 नहीं भी मिला तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पर भी स्टेबल हो जाएगा। 18 अगर नहीं मिला तो 8 अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो भी वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। स्टेबल मतलब समझता है ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बोले का मतलब ये कि बिरयानी नहीं मिली तो दाल चावल में भी वो क्या कर लेगा? काम चला लेगा। अरे समझा कि नहीं? एक एग्जांपल देता जरा ध्यान से। मैंने बोला कि मेरे पास लेट्स से एक एलिमेंट है सोडियम। क्या बचे लो? सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या बचे लो? इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो अगर आप चेक करें कि अब मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिख रहा हूं? एक ध्यान से सुना, क्या लिख रहा हूं? चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रखे हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग? 2। पहले शेल में कितने रखेंगे? 2। दूसरे में 8। कितने हो गए? बचा कितना है? तो वो तीसरा कहां जाएगा? थर्ड शेल में। अरे हाँ ना, हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। कैसे रखा ये समझा? अगर मैं बताऊं मेरे पास नाइट्रोजन है, क्या है चलो? एटॉमिक नंबर कितना है? 7। एटॉमिक नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो जल्दी से। पहले में तो 2, बचा कितना? 5। सर सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 की है, कितने की है? बट इसके पास है कितना? 5 ही बचा ना। 2 और 5 कितने हो गए? समझ रहा है नहीं? ये जो कॉमा कॉमा करके लिख रहे हैं ना बच्चे लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? समझा कि नहीं? अब एक चीज और समझ लो, हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। वो क्यों रिएक्ट करते हैं उसका रीजन यहाँ पर है। जैसे हम लोग को पता है कि तीसरे शेल की कैपेसिटी कितने की है? 8 की। अरे इसको ऑक्टेट रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ऑक्टेट रूम। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 18 है बट 8 में भी काम चला। मतलब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। और इसके पास कितना है ना? कम। अरे रहना कितने चाहिए थे? 8 रहता तो वो स्टेबल रहता, उसका पेट भरा रहता, वो किसी से कुछ मांगता। बट क्या इसका पेट भरा है? इसीलिए सोडियम क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इसीलिए सोडियम क्या करेगा?
असल में एलिमेंट क्यों रिएक्ट करते हैं, हमें बोलते हैं ना ये उससे रिएक्ट कर रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट क्यों रिएक्ट कर रहे हैं भैया, क्योंकि उनको जितने इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट शेल में चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसीलिए वो लोग आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और हमें पता है सेकंड शेल में रह कितने सकते हैं, 3 की कमी है ना भैया, तो रिएक्ट करेगा ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत। सिमिलरली समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे निकाल लोगे ना, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मतलब आप बताएंगे मुझे, और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। थोड़ा ध्यान से देखिए, एलिमेंट सिंबल भी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट में वैलेंसी। ध्यान से देखो सर, ठीक है। मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूं, लेट्स से हाइड्रोजन, देन बोरॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हीलियम या नियॉन ले लेता हूं, यहां पे कोई भी लिख सकते हैं, नियॉन, और एक ले लेते हैं कैल्शियम। अब जरा ध्यान से देखिए सब, सब अच्छे यहां पर। हाइड्रोजन का सिंबल H, बोरॉन का B, ऑक्सीजन का O, सिलिकॉन का Si, नियॉन का Ne, कैल्शियम का C। ये तो सिंबल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर चाहिए ना, जैसे मैंने 11 बताया तो आपने ये बताया, 7 बताया तो आपने ये बताया, तो मैं यहां बाजू में इनका यहां पर एटॉमिक नंबर भी लिखना। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, ये 1 क्या बच्चे लोग उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब अभी बताया था, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो जाते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। क्लियर? अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चे, बोलो 1। सर इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट है कितना इसके पास, एक। बोरॉन 4, बोलो जल्दी से, 2 आएगा, पहले में 2 आएगा, अच्छा पहले में 2 और फिर वापस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन, ये बोलो सब लोग, 2 और 6 है ना, 2 + 6 कितना होगा, है ना, ये कितना है 14, बोलो जल्दी से, पहले 2 सेकंड शेल की कैपेसिटी कितने की है, तुम्हारा कैसे रख सकते भैया, तो कितना है चलो 8, बचा हुआ कितना, नियॉन पहले 2 आएगा, फिर सही है, कैल्शियम 2, 8, फिर 18। बेटा सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप 18 कैसे रख सकते हो उसमें, कितने आएंगे 8, फिर थर्ड शेल में याद है ना, दाल चावल नहीं मिला तो, बट फिर भी अभी हुआ नहीं ना, है ना, लास्ट में कितना बचेगा 10 और ये 10 कितना हो गया, समझा, हाँ है ना, पक्का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे, एक एलिमेंट दे रहा हूं वापस से बताओ, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, 2 8 7,
अरे टोटल 17 होना चाहिए ना, तो ऐड करके बोलो, क्या टेंशन है, समझ आया बेटा? बेटा आप बताओ, आप बताओ। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 90, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 90, हाँ 2, आगे 8, नेक्स्ट 8, कितना हुआ टोटल? 2 8 8 19 होता है। कंफ्यूज कर रहे सर आप। मैं क्या, मैं तो कुछ बोला ही नहीं भाई, झूठा आदमी। कितना लिखूं बोल? हाँ हाँ, 7 कैसा आएगा बेटा? हेलो, वो मैं आगे लेता हूँ ज्यादा लेक्चर में। लास्ट में एक महीना आएगा। अरे बेटा क्यों नहीं आ सकता? आ सकते हैं लास्ट में। यहाँ नहीं आया था, 2 आया था ना यहाँ पे, भूल गया? तीसरे सेल की कैपेसिटी कितने की है? तो लिखना तू 8, वो कितना लास्ट में जाता है वो छोड़ दे, बचा कितना? तो वो लगा दे 14 शेल, खत्म। क्या सोच रहा है, क्यों नहीं आएगा? जो बच रहा है वो लास्ट शेल में जाएगा ना। मैंने क्या बताया था, पहले वाले जो शेल है उनको पहले फुलफिल करो, जो भी बचता है वो कहाँ चले जाएगा? लास्ट शेल। अरे समझा? पक्का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे, मगर उसके लिए आपको चाहिए एटॉमिक नंबर। क्या चाहिए आपको? सर अगर एटॉमिक नंबर देंगे तो निकाल के बता देंगे, वो बाद में मैं याद करवा दूंगा एटॉमिक नंबर की। फिलहाल अभी यहाँ पे वापस जाते हैं। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हो? चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस। अब इसका तो यही लास्ट शेल है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? इसके लास्ट शेल में, इसके लास्ट शेल में, इसके लास्ट। अरे वाह, होशियार हो गए तुम। सही है। अब एक बात तो समझो, या ध्यान से सुनो बच्चों, कि ये जो नंबर है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के लिए, ठीक? अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें जो नियॉन है उसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, और रहना भी कितना चाहिए सेकंड शेल में? मतलब कि वो स्टेबल है, उसको किसी से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन। आपको पता है नियॉन किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करता? सर उसका पेट भरा हुआ है, अरे उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अलग से किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है क्या? इसीलिए नियॉन किसी से रिएक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनर्ट गैस। उसको क्या होता है लोग? गैस फॉर्म में, इसीलिए इनर्ट गैस। इनर्ट वो जो किसी से रिएक्ट, इसके अलावा बाकी सब रिएक्ट करेंगे क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। अरे हाँ या ना चलो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हेलो स्वामी जी, गर्ल्स में कोई एब्सेंट है वैसे? तैसी, हाँ बॉयज में कोई नहीं, साफ। फिर यहाँ देखो बच्चों, बॉयज ये समझा एलिमेंट क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ समझिए। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वैलेंसी क्या होता है? देखो जो एलिमेंट स्टेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखे थे, नियॉन स्टेबल है, वो तो किसी से रिएक्ट करने वाला नहीं, बट बाकी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे ताकि स्टेबल हो सके। हाँ, तो वैलेंसी का मतलब यही होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से सुनो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? अच्छा, लास्ट शेल मतलब इसका लास्ट शेल पहले ही शेल, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन रहते कितने, और इसके पास कितना है? कितने की कमी? मतलब वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को एक इलेक्ट्रॉन ले या दे कितना सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? अरे समझा? अच्छा, बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, सेकंड शेल की कैपेसिटी कितने की? कितने की कमी है? अब आप बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना? 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, एनर्जी कम लगेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि देने वाला, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? अरे समझा? थर्ड 2,6। थर्ड सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास?
6 है ना, रहने कितने चाहिए, कितने की कमी है, अब आप बताओ 6 देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई। सिमिलरली सिलिकॉन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अच्छा तीसरे शेल में कितने रह सकते थे ऑक्टेट में, कितने की कमी, हाँ सर इसके बाद ऑप्शन है 4 दे भी सकता है, 4 देगा या लेगा, कितने 4, वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर। सर सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, और रहने भी कितने चाहिए, क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, अब आप बताओ चौथे शेल की कैपेसिटी कितने की है, 30 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, निकालिए वैलेंसी। अच्छा यहाँ पर बताओ जरा क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी आपके हिसाब से, सर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, रहने कितने चाहिए थे, 7 देगा कि 1 लेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई। सिमिलरली पोटेशियम सर चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 31 तो देने से रहा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई। अरे समझा कि नहीं, अगर आप नोटिस करो बच्चे लोग, ये पूरा गेम सिर्फ किस पे चलता है, एटॉमिक नंबर। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे, और आप क्या बता सकते हैं, वैलेंसी। मतलब पूरा कमाल किसका है, एटॉमिक नंबर का। किसका है, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो काम खत्म, आप सारी चीज क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो इसको लिख लो, मैं आपको 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अभी याद करवा, ठीक है, लिख लो इसको। कैमरामैन यार, मैंने आपको बताया कि सारा गेम किसका बच्चे लोग, एटॉमिक नंबर। अपने को 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बाकी तो 10 में ही होगा, आगे चल के तो आपको सारे याद करना पड़ेगा, 118 एलिमेंट के टोटल सबके याद करने पड़ेंगे, बट फिलहाल हम अभी कितने की बात कर रहे हैं, 20 एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर 20 एलिमेंट का नाम, उनका सिंबल, और जो मैं सीरियल नंबर लिखूंगा वही उनका एटॉमिक नंबर, मतलब जो नंबर में लिखने वाला वही उनका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। थोड़ा ध्यान से देखो, पहला है हाइड्रोजन, क्या चलो हाइड्रोजन, 1 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन। अरे गड़बड़ी कर दिया यार, तो मैंने टेबल बनाया था, वहां पे बोरॉन में मैंने 4 लिखा था, शायद से 5 आएगा, क्या आएगा उसके लिए 5। तो कुछ नहीं, खाली 2,3 लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी 3, है ना, 5 लेगा नहीं, क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 6 आता है कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 क्लोरीन, और 10 नियॉन, ठीक है। बाजू में सिंबल भी लिख देते हैं, H, He, Li, Be, D, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, और नियॉन के लिए H, ठीक है। 11 सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर सॉरी सिंबल Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। 17 पे आता है क्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटेशियम, एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम। ये हो गया बच्चों लोग अपने 20 एलिमेंट। जो बाजू में सीरियल नंबर है वही उनका एटॉमिक नंबर भी है, याद रखेंगे उसको।
ये सिंबल हो गया। पोटेशियम के लिए के है और कैल्शियम के लिए सी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ओनली फ्राइडे नाइट। निमोनिक्स बोलते हैं इसको। हाई में H आ रहा है, हाइड्रोजन। हेलो में He आ रहा है, हीलियम। लिसन में Li आ रहा है, लिथियम। B फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरॉन, C फॉर न्यूज में N आ रहा है, नाइट्रोजन। ओनली में O आ रहा है, ऑक्सीजन। फ्राइडे में F आ रहा है, फ्लोरीन। नाइट में N आ रहा है, नियॉन। क्या हो गया? ये याद नहीं करना, याद ये करना। बच्चे ये लिख के आते थे, हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ओनली फ्राइडे नाइट। यहां पर ना मांगो अल्लाह से पैसा, सोना, चांदी और काजू कतरी। नाम में N आ रहा है, सोडियम Mg, मैग्नीशियम Al, एल्यूमिनियम S फॉर सिलिकॉन, पैसा में P, फास्फोरस, सोना में S, सल्फर, C फॉर चांदी मतलब क्लोरीन, Ar आर्गन, काजू का K पोटेशियम, Ca कतरी का कैल्शियम। अरे समझा कि नहीं? याद हो जाएगा। 20 एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे बच्चे लोग। नाम याद कर लो, स्टेप बाय सीरियल नंबर वाइज आपको अपने आप क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा।